नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। एक लेक्चर अगर आपने देख लिया ये, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी आपके मन में डाउट होंगे ना, आर्टिकल से रिलेटेड और भी उनकी भूमिकाओं से संबंधित सारे आप पे सॉल्व यहाँ पर हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आप आज का लेक्चर। देखिए, हमारे भारत में अपनाई गई है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था। इस संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? एक होता है नाम मात्र का की कार्यपालिका या नाम मात्र का हेड होता है, एक होता है वास्तविक हेड। क्या होता है? वास्तविक मुखिया होता है। तो हम देखेंगे कि नाम मात्र की कार्यपालिका या नाम मात्र का मुखिया कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक जो है या डी फैक्टो जिन्हें कहा जाता है वो कौन होता है? पीएम और उनकी मंत्री परिषद। देखिए, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद। फोकस करना है इस शब्द पे, मंत्री परिषद पे, ना कि मंत्रिमंडल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना कि कैबिनेट, याद रखना है ना। तो यहां पर ये होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है उन्हें माना जाता है राष्ट्र का मुखिया। किसका? राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। किसी राज्य का प्रमुख। अगर हम देखें कि हमारे स्टेट नेशन है, नेशन स्टेट, उसके प्रमुख कौन है? तो पीएम है, माफ कीजिएगा कि प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। मगर अगर देखें सरकार का मुखिया, किसका? सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख होते हैं पीएम और उनकी मंत्री परिषद। लोकसभा में, हमारी संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ना कि चुना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि इससे रिलेटेड कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। चुनाव किसका होता है? एमपी का, सांसद का चुनाव होता है, ना कि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री का, है ना। अब इनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो भी दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त कर लेता है लोकसभा में। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है किनको? प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख। अब हम देखें प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो देखिए, संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा होता है, लिखा गया है आर्टिकल 75 में कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री को, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, सिर्फ इतना लिखा है। तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे? ऐसा नहीं है। संसदीय परंपरा अपने यहाँ अपनाई गई है। तो संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होगा उससे नियुक्त किया जाएगा प्रधानमंत्री। तो कल को यूपीएससी पूछ लेगी प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं या निर्वाचित होते हैं या चुनाव किया जाता है? नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब प्रधानमंत्री की चयन और नियुक्ति के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में नहीं बताया गया है। यह सिर्फ संसदीय परंपरा है। और संविधान में आर्टिकल 75 जो है, अनुच्छेद 75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा प्रधानमंत्री, है ना। इसलिए आर्टिकल 74 जो है वो मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है। किसको? मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है। क्या देता है? मान्यता। कौन देता है? आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। और 75 किसको देता है? प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने, किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में एक फैसला दिया। उस फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो उसे एक अवधि के भीतर भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करना होगा। अगर वो साबित कर देता है तो वो क्या होगा? प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक निर्णय दिया और इन्होंने ये कहा कि देखिए, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है कि नहीं है, उसे विश्वास मत प्राप्त है कि नहीं है, इससे पहले भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता, बशर्ते कि 6 महीने के भीतर भीतर, कितने महीने के? 6 महीने के भीतर भीतर उसे किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो या चाहे राज्यसभा का हो। परंतु अगर हम देखें यूके में, तो वहां के पीएम को सिर्फ और सिर्फ निचले सदन, यानी वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स होता ना, उसका ही सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, आगे जाते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में लिखा हुआ है तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची में। अगर कौन से अनुसूची में क्या लिखा है अगर आपको ये नहीं पता है तो इसी चैनल पर अपना एक लेक्चर डला होगा जिसमें संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची 1 से लेकर 8 और फिर 9 से लेकर 12 के बारे में, जितनी भी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में 8 ही हुआ करती थी, फिर आगे 4 और जोड़ दी जाती हैं। बताया गया है बड़े ही विस्तार से, तो आप लेक्चर देख लेना, छोटा सा होगा, 10 मिनट के आसपास का। 10 मिनट में आप, पीसीएस में तो एक क्वेश्चन वहां से बनता ही बनता है ना।
अब प्रधानमंत्री शपथ किसके लेते हैं? तो भारतीय संविधान की, संप्रभुता की, एकता अखंडता की ये शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ ये लेते हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो संविधान में कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया। अगर संविधान यूपीएससी पूछ ले कि संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया है, तो आप लोग क्या करोगे? या बच्चे क्या करते हैं? 5 वर्ष का ही तो होता है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, हाँ 5 वर्ष का होता है, सही कर देते हैं, फिर बाहर आके देखेंगे, फिर पछताएंगे। और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत करना हम अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह वह सब्जेक्ट है जो हमें नैया पार लगवाएगा। तो यहाँ पर कोई भी निश्चित कार्यकाल संविधान में नहीं बताया गया है। क्या लिखा गया है संविधान में? क्योंकि नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। किसके पर्यंत? प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति को की प्लेजर के ऊपर डिपेंड है। राष्ट्रपति जब तक इनको प्रसाद देते रहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। परंतु ये देखा, यहाँ पर याद रखना है कि राष्ट्रपति कभी भी अपने मन से प्रसाद देना बंद नहीं कर सकते। वो प्रसाद देना तभी बंद कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे, या लोकसभा का विश्वास खो दे, यानी कि वो वहां पर वो लोग विश्वास मत जो साबित नहीं कर पाए, सिर्फ तभी ही राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लूं। अब अगर हम आ जाएं कि राष्ट्रपति के पास कुछ परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार भी होते हैं, कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं राष्ट्रपति के पास में प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के मामले में। वो 2 मामलों में हो सकती है। कौन से मामलों में? 2 मामले हो सकते हैं कि जिन मामलों में राष्ट्रपति जो है वो अपना विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी? एक तो यह है कि जब किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को बहुमत मिले ही नहीं, बहुमत मिले ही नहीं और त्रिशंकु लोकसभा आ जाए। क्या आ जाए? त्रिशंकु लोकसभा आ जाए। ठीक है, ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेकाधीन से, विवेक से, कि राष्ट्रपति जिसको समझेंगे उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। फिर उसे कहेंगे कि एक निश्चित टाइम फ्रेम के भीतर भीतर, नॉर्मली वो 1 महीना होता है, कि 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है बहुमत साबित करो लोकसभा में। अगर आप कर देते हो तो आप प्रधानमंत्री बने रहोगे, नहीं तो फिर आपको हटना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 1979 में हुआ था। राष्ट्रपति हुआ करते थे नीलम संजीवन रेड्डी। इन्होंने विवेक का प्रयोग किया था और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि उस वक्त जो है कोई भी एक दल या किसी गठबंधन के पास में बहुमत नहीं होता है। तो चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था नीलम संजीवन रेड्डी जी ने। तो ऐसा हो गया। दूसरा मामला क्या हो सकता है? जब प्रधानमंत्री जो है वो अपने कार्यकाल में है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? अचानक मृत्यु हो जाए पीएम की। अब कौन पीएम बनेगा? तो यहां पर भी जो है राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां इन दोनों से मिलाकर स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, और मेंस में भी बन सकता है। जब राष्ट्रपति को हम बताते हैं ना कि वो सिर्फ रबर की स्टैंप नहीं है, तो अब पता लगता है कि हाँ, इन दोनों बातों से पता लगता है कि वो रबर स्टैंप नहीं है। साथ ही साथ वीटो पावर उनके पास होता है ना, उन वीटो शक्ति से भी पता लगता है। वीटो शक्ति से रिलेटेड भी मैं लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा नहीं देखा तो। पीएम की अचानक मृत्यु हो जाए तब, तो क्या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, 1984 में इंदिरा जी की हत्या कर दी गई। इंदिरा जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद में अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? क्योंकि राष्ट्रपति तभी काम कर सकते हैं जब इन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को सलाह दे, और जब तक सलाह देने वाला कोई है नहीं तब तक राष्ट्रपति जो कोई काम नहीं करेंगे। तो जो है वो गद्दी, सिंहासन कभी खाली नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल में भी हम देखते हैं कि राजा मर जाता था तो बड़ा बेटा राजा बनता था, तो वो अंतिम संस्कार में नहीं जाता था, उसका राज्याभिषेक वहां पर हो रहा होता था। तो अब किसको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाए? तो उस काल में तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह जी ने अब प्रधानमंत्री किसको नियुक्त कर दिया? किसको नियुक्त कर दिया? राजीव गांधी जी को। राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, कार्यकारी प्रधानमंत्री। और बाद में जो इनका पूरा विधायक दल का जो बैठक हुई उसमें राजीव गांधी जी को अपना नेता मान लिया जाता है, और नेता मान लिया गया तो फिर यही प्रधानमंत्री रह जाते हैं। तो 2 कंडीशन में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक से काम कर सकते हैं। एक, जब किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिले। दूसरा, जब उसकी अचानक मृत्यु हो जाए प्रधानमंत्री की। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, या हम देखें कि उसके लिए आवश्यक पात्रता क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक उसे होना चाहिए। फिर शपथ लेने के समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अगर वो शपथ लेते वक्त राज्यसभा
या लोकसभा का सदस्य नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी मंत्री भी, कोई मंत्री है वो भी अगर नहीं है, जैसे देखिए जब विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को पहली बार जब वो विदेश मंत्री बने थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में उनको राज्यसभा से सदस्य बनाया जाता है ना। तो अगर तो उन्हें पहली बात तो ये है कि अगर वो किसी सदन के सदस्य हैं तो उन्हें किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो शपथ लेने के 6 महीने के भीतर भीतर उन्हें किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो फिर वो उनको हटना पड़ेगा, ठीक है। अगर वह लोकसभा के सदस्य बनते हैं तो उन्हें 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा के बनते हैं तो उन्हें कितने वर्ष की उम्र का होना चाहिए, 30 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, यानी 25 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। वेतन और भत्ते फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को क्या मिलते हैं, तो संसद जो सदस्य होते हैं उनके समान ही वेतन मिलता भत्ता मिलता है प्रधानमंत्री को, और इनके जो पारिश्रमिक मिलता है उनके साथ साथ कुछ भत्ते और सुविधाएं भी इनको और भी मिलती हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको बनने वाला नहीं है, जो है वहां से मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के ऊपर आ जाते हैं। हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा पेन हो रहा है शोल्डर में, तो होता रहता है ये तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में आ जाए तो एक होता है राष्ट्रपति को सलाह देना, है ना। और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी का अध्यक्ष, साथ ही साथ चुनाव आयुक्त हो गए, इस प्रकार के जितने भी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इनकी सलाह के ऊपर ही, इनके सलाह के बाद ही राष्ट्रपति जी जो है इनको नियुक्त करते हैं। नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री। पीएम सलाह देंगे तभी मंत्रिपरिषद बनेगी, पीएम की पसंद के मंत्री ही मंत्रिपरिषद में होंगे, और ये मंत्रिपरिषद प्लस अगर पीएम कहेंगे तब जो है कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, इन सबकी नियुक्ति की जाती है। हालांकि चुनाव आयोग की नियुक्ति के संबंध में क्या है कि एक तो होना चाहिए इसमें पीएम, प्लस इसमें होना चाहिए एक एलओपी जो लोकसभा में है, प्लस एक होना चाहिए कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम प्लस एलओपी प्लस सीजीआई होना चाहिए, परंतु एक एक्ट लाके सरकार ने पीएम, एलओपी और कैबिनेट यहाँ पर मैंने एक कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया है। ये थोड़ा जानते रहिए, करंट अफेयर का मामला है, मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहूंगा। फिर है विभागों का अगर आवंटन करना हो तो देखिए विभागों का आवंटन करते हैं राष्ट्रपति जी, है ना, परंतु वह आवंटन किसकी सहायता या हेल्प पर करेंगे, किसकी सलाह पर करेंगे या फेरबदल करेंगे, तो वो करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है। जब फेरबदल करते हैं या देते हैं ना, कि जैसे निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्रालय दे रखा है, राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय दे रखा है, एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्रालय दे रखा है, तो ये कौन डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं। फिर हम देखें मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में संचार की कड़ी के रूप में ये कार्य करते हैं। कैसे संचार की कड़ी के रूप में, देखिए यहां पर होते हैं राष्ट्रपति जी, यहां पर होती है मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद जो है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति से बात नहीं करती है, इनके बीच में होते हैं पीएम साहब। पीएम को राष्ट्रपति जी पूछेंगे मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया उसके मामले में, या कोई निर्णय नहीं लिया तो उसके मामले में, फिर मंत्रिपरिषद पीएम को बताएंगे और पीएम बताएंगे राष्ट्रपति जी को। तो एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। फिर आ जाए हम अगर अगले आगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। किसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो नीति आयोग, इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसके भी अध्यक्ष होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होते हैं, उसके अध्यक्ष भी होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है, राष्ट्रीय एकता परिषद, उसके अध्यक्ष भी ये होते हैं। अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होती है, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं। और फिर मुखिया के रूप में क्या काम करते हैं, कैसा मुखिया, तो कैबिनेट जो होती है या मंत्रिपरिषद की जो भी बैठकें होती हैं, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं, पीएम करते हैं। और संसद के दोनों सदनों में सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करते हैं, पीएम ही करते हैं। और अगर देखें और क्या कार्य करते हैं, तो विदेशी नीतियों को आकार देने का कार्य करते हैं। फॉरेन कौन से देश से कैसे संबंध रखने हैं, पीएम ही डिसाइड करते हैं। पार्टी का नेता कौन होगा, ये डिसाइड करते हैं, या पार्टी का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। राजनीतिक मुखिया भी किसी दल का होगा तो कौन, प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण रूप से होता है ना, या उसके नेतृत्व में ये कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 74, इनके बारे में जानते रहिए, क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, पीएम होगा। ऐसा स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। दूसरा,
मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देती है उस सलाह को कभी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि ये जो सलाह होगी वो गुप्त होती है। मंत्रिपरिषद क्या सलाह देगी राष्ट्रपति को, इसकी कोई अदालत जांच नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यानी कि पीएम जो है उनके सलाह पर नियुक्त किया जाते हैं अन्य मंत्री। अब मंत्री पहले देखिए बहुत मंत्री हो जाते थे, अब किसी दल को अपने साथ रखने के लिए तमाम मंत्री बना दिया करते थे, तो परेशान आ गए थे इन मंत्रियों से। तो 2003 में, कब? 2003 में एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण संशोधन किया जाता है जिसका नाम है 91वां 91st अमेंडमेंट किया जाता है 2003। इसमें कह दिया जाता है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के, किसके? लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके अधिकतम 15% तक हो सकते, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो 545 है, तो 545 का 15% है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो लगभग 75 या 73 के आसपास जो है मंत्री हो सकते हैं, ऐसा लिख दिया गया। तो यह स्टेटमेंट यहां से इस संशोधन से बन सकता है कि कितने मंत्री हो सकते हैं, ऑलरेडी बना भी है ऐसा क्वेश्चन। मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो नियुक्त करते हैं, है ना, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है ना। और क्या? मंत्रिपरिषद को दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं रह सकता। हालांकि 6 महीने तक रह सकता है परंतु उसके आगे नहीं रह पाएगा। फिर एक है अनुच्छेद 77। क्या है? अनुच्छेद 77 दिया हुआ। इस अनुच्छेद 77 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 77 में लिखा गया है कि कोई भी कार्यवाही जो है, कार्यकारी कार्य होगा, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा कोई भी कार्यकारी कार्य, और राष्ट्रपति ही भारत सरकार के लिए नियम बनाएंगे। अनुच्छेद 78 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के संबंध में कोई भी निर्णय जानना हो तो वो प्रधानमंत्री से जानेंगे और प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति को इसके बारे में बताएंगे। फिर आ जाए हम कि ये मंत्रिपरिषद सर आप बहुत देर से बता रहे हो, मंत्रिपरिषद होते क्या है? तो मंत्रिपरिषद होती है मंत्रियों का एक समूह जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं और इस मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं राज्य मंत्री, इसमें आ जाते हैं उप मंत्री, ये सब के सब किसमें आ जाते हैं? इसी मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। अब एक एक करके इन कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैबिनेट मंत्री क्या होता है। तो इनकी संख्या जो है, ये संख्या है यहाँ पर, संख्या होती है 15 से 20। तो जो जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं उनके मंत्रियों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाता है। वही जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, जैसे कि वित्त मंत्रालय हो गया, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, यही सब जो है इसमें आते हैं। वैसे तो देखिए मंत्रिमंडल कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है? 15% के हो सकती है। कितनी? किसकी 15%? लोकसभा की 15%। तो लगभग 75 के आसपास मंत्री होते हैं। क्या सारे मंत्री बैठ के निर्णय लेंगे? नहीं, बस कैबिनेट जो है वो बैठ के निर्णय ले लेते हैं। इसलिए ये कैबिनेट के मंत्री जो है ये महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल या माफ कीजिएगा मंत्रिपरिषद, उस मंत्रिपरिषद का मुख्य भाग या केंद्र माना जाता है किसको? इस कैबिनेट को। ठीक है, और कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ कहां दिया गया है? अनुच्छेद 352 में, है ना। अनुच्छेद 352 में सिर्फ एक जगह कैबिनेट शब्द का उल्लेख है संविधान में, बाकी जगह किसका उल्लेख है? बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ उल्लेख है मंत्री परिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और यह भी जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, है ना। और नीतियों के संबंध में जो भी सर्वोच्च निर्णय लिए जाते हैं वो कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है ना। कैबिनेट को हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल या कैबिनेट, आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर एक होता है राज्य मंत्री। क्या होता है? राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होगा कि इनका थोड़ा सा जूनियर जो मिनिस्टर होता है वो होता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है स्वतंत्र प्रभार और एक हो सकता है संलग्न कार्यालय। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री होता है उस मंत्री के पास में किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर या एक मिनिस्टर के जैसे ही एक मंत्रालय होता है उसके पास में, अलग से उसके पास मंत्रालय होगा, वो होगा भले ही राज्य मंत्री मगर वो उसका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, तो उस मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी उस मंत्री के पास में ही होगी। एक होता है संलग्न कार्यालय, ये हो गया
कि किसी एक मंत्रालय के अंदर कोई संलग्न कार्यालय है ना, उस संलग्न कार्यालय से इन्हें वो संलग्न कार्यालय की जिम्मेदारी सिर्फ एक मंत्री को सौंप दी, तो वो हो गया क्या, संलग्न कार्यालय से संबंधित मंत्री। जैसे कि मान लीजिए एक कैबिनेट मंत्री है, उस कैबिनेट मंत्री के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं ना, जैसे कि गृह मंत्रालय माफ कीजिएगा, इस गृह मंत्रालय में बहुत सारे विभाग हैं, तो हो सकता है किसी एक विभाग जो है उस विभाग को दे दिया जाए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को। तो स्वतंत्र प्रभार मतलब उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी उस मंत्री के पास में होगी, ठीक है, सारी जिम्मेदारी सारा जवाब जो है संसद में कौन देगा, वो मंत्री देगा। संलग्न क्या हो गया कि गृह मंत्रालय से संलग्न कोई कार्यालय है, उसका फिर मंत्री बना दिया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस कार्यालय का मामला देखोगे या सिर्फ कैबिनेट मंत्री की सहायता करोगे, है ना। अब आ जाता है ये राज्य मंत्री जो होते हैं ना, वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए मुख्य रूप से इनको नियुक्त किया जाता है। एक होता है उपमंत्री। क्या होता है उपमंत्री? उपमंत्री देखिए ये कोई स्वतंत्र प्रभार इनके पास नहीं होता है, इनका काम सिर्फ ये हो गया कि ये कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए होते हैं, या कहोगे ऐसा कोई मिनिस्टर जिनको सीखना हो ना कि मिनिस्ट्री कैसे की जाती है, मंत्रालय कैसे संभालता है, उनको फिर किसी एक मंत्री के साथ में जोड़ दिया जाता है। एक यहाँ पर एक होता है संसदीय सचिव। हालांकि संसदीय सचिव का यहाँ पर संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, एक संसदीय सचिव होता है, ब्रिटेन से हमने ये लिया है। तो इस संसदीय सचिव हालांकि इसको कोई भी जो है वो वेतन वगैरह कोई मिलता नहीं है, तो संसदीय सचिव भी होता है जो हो गया कि भाई किसी मंत्री की हेल्प के लिए ऐसा होता है। तो ये मंत्रालय में मंत्री मैंने आपको बता दिए कि एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है और एक होता है कैबिनेट मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्रियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।